नमस्कार, आप देख रहे हैं dilearntop.com और ये हमारी खास पेशकश रखवाले। आज की जो हमारी बड़ी खबर होने वाली है वो होने वाली है तेजस की तरफ। तेजस के बारे में, तेजस को दक्षिण से उत्तर की सीमाओं की तरफ हमारे भेज दिया गया है। तो इस जो हमारे घरेलू फाइटर जेट बनाने का सपना है उसके कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। इसके बारे में हम बात करेंगे हमारे दोनों गेस्ट से, संदीप पुनिथन और शिवरूप। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का सर। धन्यवाद। इस बड़ी खबर पर संदीप हम जरूर बात करेंगे, लेकिन पहले हम तीन जो सुर्खियां हैं वो अपने दर्शकों को बताएंगे और उसके ऊपर भी आप लोगों के कमेंट्स जरूर लेना चाहते हैं। पहली सुर्खी से शुरू करते हैं। 20 अगस्त को वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडो चाइना बॉर्डर अफेयर्स, WMCC, बहुत बड़ा नाम है अंग्रेजी का, इसकी एक बैठक हुई। ये इस तरह की चौथी बैठक थी। ये एक राजनयिक स्तर की बैठक थी, डिप्लोमेटिक लेवल की बैठक थी, लेकिन चूंकि इस दौरान लद्दाख में दोनों सेनाओं की तैनाती है, आमने सामने वो लोग तैनात हैं, तो ऐसे में सैन्य मुद्दों की चर्चा भी ऐसी बैठकों में होती है। और फिलहाल तो सबसे बड़ा मुद्दा दोनों सेनाओं की वापसी ही है। इसकी चर्चा भी है कि अब कोर कमांडर स्तर की और बैठकें नहीं होंगी। ऐसी 5 बैठकें हो चुकी हैं और उनके बारे में आपको रखवाले के अलग अलग एपिसोड्स में हमने इन्फॉर्म किया है। दूसरी सुर्खी भी लद्दाख से जुड़ी हुई है। लद्दाख के लिए फिलहाल 2 रास्ते हैं, एक श्रीनगर से होते हुए जिस पर जोजिला पास पड़ता है, दूसरा मनाली से साचो होते हुए। अब एक और सड़क पर काम तेज किया जा रहा है, ये भी मनाली की तरफ से ही जाएगी, लेकिन नीमू पदम और दालचा उस वाले एक्सेस से होते हुए जाएगी। नीमू का नाम आपने तब भी सुना होगा जब पीएम मोदी लद्दाख गए थे। ये सड़क क्यों जरूरी है और इसके बनने से क्या होगा, जानेंगे अपने एक्सपर्ट से। तीसरी सुर्खी इंडिया टुडे की उस रिपोर्ट से जुड़ी हुई है जिसमें बताया गया है कि वायुसेना से किस तरह पायलट्स इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई रिटेंशन पॉलिसी नहीं है। अशोक कुमार उपाध्याय की इस रिपोर्ट के मुताबिक 10 सालों में 798 पायलट्स ने एयरफोर्स छोड़ी है और इनमें से 289 यानी कि 289 को निजी एयरक्राफ्ट उड़ाने के लिए, निजी एयरलाइंस के लिए NOC भी मिल गया था। हर साल तकरीबन 80 के करीब पायलट्स एयरफोर्स छोड़ते हैं। भारत सरकार ने 2018 के फरवरी में राज्यसभा में बताया था कि वायुसेना में 376 पायलट्स की कमी थी, आज से 2 साल पहले। इन तीनों सुर्खियों पर बात करेंगे। संदीप, हमने बहुत चर्चा कर ली है लद्दाख की और वहाँ पे जो बैठक हो रही है अलग अलग उनकी, तो हम दूसरी सुर्खी पे बढ़ना चाहते हैं। एक और रूट की बात हो रही है हिमाचल की तरफ से। हम ये समझना चाहते हैं कि इसका जो एक लॉजिक जो बहुत दिया जा रहा है प्रेस में और लोग खूब इसके बारे में सोशल मीडिया पे लिखते हैं कि ये एक ऐसी रोड होगी जिसपे हमारा जो ट्रूप मूवमेंट होगा, जो हमारा डिप्लॉयमेंट होगा, उसको किसी भी एनिमी पोस्ट से आप देख नहीं पाएंगे। क्या ये बात ऐसी ही है और इस रोड की क्या यूटिलिटी होने वाली है जो 2 एग्जिस्टिंग हमारे पास में रोड्स हैं उसके अलावा? देखिए, पहली बात जो है, ये लद्दाख थिएटर जो है, इनफैक्ट पूरी जो जम्मू एंड कश्मीर थिएटर की जो एक्सेस, जैसे आपने बताया, 2 ही रूट से हैं। और जैसे कारगिल में हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान की जो साजिश थी वो एक्चुअली लेह श्रीनगर हाईवे को डिस्टर्ब करने की थी, इसीलिए उन्होंने बंदूकें लाए वहां पे और उससे मतलब आर्टिलरी शेलिंग काफी की उन्होंने। ये वो चाहते थे कि इस रूट की सारी जो सप्लाईज वहां से पहुंचती है कारगिल की तरफ, ये सियाचिन बेस कैंप की तरफ, वो उसको डिसरप्ट करना चाहते थे। ये उनकी साजिश थी। तो ये पहले बार नहीं हो रहा है कि ये दुश्मन की जो प्लानिंग है हमारे रोड कनेक्शंस डिस्टर्ब करने की, पहली बार नहीं है, लेकिन ये सबसे रिसेंट इंसिडेंट था। तो पिछले सालों में इंडियन आर्मी काफी जो वॉर गेमिंग कर रही थी, कुछ साल पहले उन्होंने एक वॉर गेम किया कि उन्होंने ऐसे एक प्लानिंग किया कि अगर क्या हो सकता है कि पाकिस्तान और चीन एक साथ अगर हमला करे तो कैसे क्या हो सकता है, ग्राउंड पर हमारी क्या स्थिति हो सकती है। उसके बहुत गंभीर नतीजे आए। हमें नतीजे पता नहीं है, लेकिन जिन्होंने प्लानिंग किया इसका, वो कहते थे कि ये बहुत ही एक डरावना सा एक स्थिति पैदा हो गया था, क्योंकि उन्होंने ऐसे वॉर गेम किया कि विंटर में अगर इन्होंने अटैक किया, विंटर के वक्त ये दोनों जो एक्सेस है कश्मीर के वो ब्लॉक हो जाते हैं, स्नो गिरने लगती है सितंबर से। तो तब से उन्होंने शुरुआत की है प्लानिंग की कैसे उनको एक दूसरा या तीसरा, एक तो है वो ले मनाली जो रूट है, उनको ये ऑल वेदर रूट कन्वर्ट करने की बात चल रही है। और ये पहले साल होगा शायद, ये जोरों शोरों से कोशिश चल रही है कि कैसे उसको राउंड द ईयर उसको खुला रखे, क्योंकि जैसे हमारे वहाँ सैनिक तैनात है, उनकी सप्लाईज बहुत ही जरूरी है इस वजह से।
पूरी ताकत लगाई जाएगी इस बार उसको ऑल वेदर ये एक्सेस देने के लिए। और फिर एक अटल टनल जो है 8 किलोमीटर, हाँ, वो इस साल के एंड तक ये कह रहे हैं कि वो इस साल ऑलरेडी वो हो चुका है, उसकी फिनिशिंग का काम चल रहा है, कुछ ही महीनों में वो भी कमीशन हो जाएगा। 2 और टनल्स की जरूरत है, लेकिन वो बहुत आगे चल के बनेगी, इसलिए उनका जो फोकस है कि कैसे उस रूट को ऑल वेदर बनाया गया, जैसे स्नो मोबाइल्स और वगैरह सब लगा के उसको स्नो क्लियर करके रखा जाए। और ये तीसरी जो रूट की बात चल रही है वो एक्चुअली एक ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर्स का एक रूट है, जो काफी समय से बात चल रही थी, लेकिन उन्होंने आज तक उसको अंजाम नहीं दिया, इसीलिए क्योंकि शायद उसको प्रायोरिटी नहीं थी कि हमारे देश में आप जानते हैं जब तक दुश्मन दरवाजे पे आके दस्तक ना दे तब तक कुछ काम नहीं होता। तो अब सामने प्रकट हो गए हैं चाइनीज, और इसीलिए ये सारे जो प्लान्स पुराने हैं उसको एक्सेलरेट किए जा रहा है। ये नहीं कि पहले कभी सोचा नहीं गया या उन्होंने ऐसे प्लान नहीं किया, ये सारे प्लान्स थे हमारे पास। बहुत सारे ऐसे रूट्स हैं जो बहुत ही वाइटल है, लेकिन आज तक किसी ने उस पर वर्क नहीं किया। बहुत सारे कारणवश उन्होंने इसको अंजाम नहीं दिया ये रोड्स को। लेकिन अब क्योंकि स्थिति बहुत गंभीर है, इस वजह से उन्होंने इसको शुरू कर दिया है काम इस पर। और क्योंकि हमारे पास जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है बहुत ही सक्षम ऑर्गेनाइजेशन है, काफी उनका मनोबल बढ़ गया है। रिसेंट काफी सारे प्रोजेक्ट्स जैसे डीबीओ प्रोजेक्ट उन्होंने किया, तो उसी वजह से उनको लगता है कि बहुत ही जल्द उसको ये रोड वो कंप्लीट कर सकते हैं। निखिल, ठीक है, थैंक यू संदीप। शिव, अगली सुर्खी पे हम बात करना चाहते हैं। हम जानते हैं और आपने भी पहले खूब इस बारे में बात की कि ये खबर पीरियोडिकली सामने आती रहती है कि एयरफोर्स में जो रिटेंशन पॉलिसी की बात होती है। इनफैक्ट ये तीनों फोर्सेस को लेके कहा जाता है कि ऑफिसर्स को रिटेन करने के लिए हमारे पास में उतनी क्षमता या नहीं है, या उतने इंसेंटिव्स नहीं है कि हमारे ऑफिसर्स रुकें, और वो अपनी स्किल सेट को लेके कई बार माइग्रेट करते हैं टुवर्ड्स प्राइवेट सेक्टर्स। कुछ लोग जा करके बाकी जगहों पे भी जाते हैं। लेकिन फिलहाल जो ये रिपोर्ट इंडिया टुडे में आई है, पायलट शॉर्टेज की पहले ही बात होती है एयरफोर्स में, और वो बता रहे हैं कि ऑलमोस्ट 80 पायलट्स हर साल, माफ कीजिएगा, छोड़ते हैं। आप इस रिपोर्ट को कैसे देखते हैं और ये कितनी गंभीर चीज है? मतलब एक आउटसाइडर होते हुए बहुत लोग नहीं समझते हैं ये कितना गंभीर है, या फिर एक ये काफी नॉर्मल चीज है? बहुत ही गंभीर मामला है निखिल। एयरफोर्स में जो पायलट्स हैं वो तो एयरफोर्स का कोर होते हैं, जो फाइटर एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट को चलाते हैं। वो बिल्कुल एयरक्राफ्ट का ह्यूमन रिसोर्स का कोर है। तो अगर एक रिटेंशन पॉलिसी नहीं है उनको रोकने के लिए आउटसाइड नहीं का, तब ये एक सीरियस चीज है। और जो अशोक कुमार उपाध्याय जो इस स्टोरी को ब्रेक किया है राइट टू इंफॉर्मेशन को लेके, ये इस स्टोरी पे बहुत चर्चा हो रहा है अभी सोशल मीडिया पे। ये काफी वायरल हो चुका है ये स्टोरी। और इस पे मैं बताऊंगा निखिल कि ये जो रिटेंशन पॉलिसी के ऊपर जो एक्सोडस जो है एयरफोर्स से, ये बहुत सालों से ये एक मुसीबत है एयरफोर्स में। नॉट जस्ट विद रिटेंशन पॉलिसी, लेकिन आप ये एक सोशियोलॉजिकल निखिल। अपॉर्चुनिटीज बढ़ गए हैं आउटसाइड इंडस्ट्री में, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज बढ़ गए हैं मिलिट्री लोगों के लिए जो अपॉर्चुनिटीज है, स्पेशली फॉर पायलट्स। अभी जो पैंडेमिक में जो हो रहा है वो सब कुछ बदल गया अभी, और सारा कुछ बदल जाएगा भी, क्योंकि अब तो सिविल एविएशन में काफी बदलाव आएगा पैंडेमिक के बाद। बट लेकिन अगर इसके पहले अगर आप देखोगे तो अपॉर्चुनिटीज बढ़ गए हैं ज्यादा। इंडियन एयरफोर्स पायलट्स के जो स्किल सेट्स हैं उसका बहुत डिमांड था। इंडिया में जो सिविल एविएशन का बूम था, सडनली एक बहुत बड़ा वॉइड था और डिमांड था फॉर स्किल्ड पायलट्स, जिनका लेस ट्रेनिंग होना होता है और कन्वर्जन ट्रेनिंग का। इसलिए तो एक ऑलमोस्ट लाइक एक सक्शन फोर्स था इंडस्ट्री में फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स, और इसलिए बहुत सारे लोग चले गए थे इंडियन एयरफोर्स से। लेकिन ये इसलिए एक गंभीर इशू है निखिल, क्योंकि एक पायलट को ट्रेन करने के लिए बहुत खर्चना पड़ता है इंडियन एयरफोर्स को।
करोड़ों रुपए लगते हैं ट्रेनिंग में। और जैसे हमने लास्ट एपिसोड में बात किया था ट्रेनिंग के बारे में, वो सारा जो 3 स्टेज ट्रेनिंग है, फास्ट जेट ट्रेनिंग, कन्वर्जन ट्रेनिंग, ट्रांसपोर्ट, हेलीकॉप्टर्स, ये सब उसका बहुत बहुत पैसे लगते हैं इसके लिए। ये जो फ्लाइट ट्रेनिंग जो प्राइवेट सेक्टर में होता है ये बहुत ही एक्सपेंसिव है। और ऑब्वियसली इंडियन एयरफोर्स में वो तो पब्लिक मनी का इस्तेमाल होता है उनको ट्रेन करने के लिए। तो अगर आप इतना पैसा लगाओगे एक पायलट पर और वो पायलट कुछ सालों के बाद वो एग्जिट करके प्राइवेट इंडस्ट्री में जाएंगे, तो वो एक देखो ये एक ह्यूमन इशू है। लेकिन अगर आप एक डॉलर्स एंड सेंट्स के प्रिज्म से देखोगे तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं मिलता है इंडियन एयरफोर्स को अगर वो पायलट नहीं रहता है सर्विस में कुछ सालों के लिए। तो इसलिए ये एक गंभीर इशू है और ये एक ओवरऑल एक बड़ा इशू है, काफी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि एस्पिरेशंस तो बढ़ गए हैं, आपको पता है निखिल। इस दुनिया में और इस देश में भी अपॉर्चुनिटीज बढ़ गए हैं। लोगों को पीपल वांट टू अचीव मोर थिंग्स बिगर। वो जो इंडियन एयरफोर्स का जो ड्रॉ है, इंडियन मिलिट्री का जो ड्रॉ है, वो काफी स्कैनर के नीचे आ गया है कि ये क्या ये इज दिस इनफ। एक एंगल है कि इंडियन एयरफोर्स, इंडियन मिलिट्री काफी बड़ा है और इसलिए कुछ लोगों को ज्यादा नहीं मिलता है। ह्यूमन रिसोर्सेज इश्यूज, पे कमीशन इश्यूज, ये सारे इश्यूज का इन्फ्लुएंस है ऐसे डिसीजंस में। तो मुझे लगता है कि ओवर द इयर्स इंडियन एयरफोर्स ने कुछ कदम उठाए हैं कि रिटेंशन पॉलिसी को कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे लोगों को रोकना है बाहर जाने से। लेकिन हमारे जो सेनाएं हैं निखिल, आपको भी पता है और संदीप ने भी इस पे बहुत लिखा है, हमारे सेनाएं इतने बड़े हैं, हमारे सेनाएं लीन और मीन नहीं है, बहुत बड़े हैं। एक इट्स अ ह्यूमन रिसोर्सेज नाइटमेयर, और इसलिए छोटा भी बदलाव लाना एक बहुत बड़ा एपिक चीज होता है। तो इसलिए रिटेंशन पॉलिसी को चेंज करना, इंसेंटिव को लाना, तनख्वाह बढ़ाना, ये सब बोलने में इजी लगता है, लेकिन सेनाएं में इफेक्ट करना एक बहुत बड़ा चीज है। और इसलिए मैं मानता हूं कि ये प्रॉब्लम थोड़ा और चलेगा। लेकिन एक स्मॉल पॉइंट मैं बताऊंगा कि पैंडेमिक जो है, पैंडेमिक सब चेंज नाउ, करियर्स को बदल गए हैं। सिविल एविएशन तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है अभी, और हमको पता नहीं है कि कब फिर से अप इन द एयर हो जाएगा। तो एक सिल्वर लाइनिंग, क्लाउड का सिल्वर लाइनिंग देखता है इंडियन एयरफोर्स की, सिंस सिविल एविएशन का काफी नुकसान हो गया है, शायद अब पायलट्स बाहर नहीं जाएंगे आपदा में अवसर। लेकिन वो एक शॉर्ट टर्म सिचुएशन है, क्योंकि लाइफ हैज टू गो ऑन, वर्ल्ड विल बिकम नॉर्मल अगेन। लेकिन एक ऑलमोस्ट लाइक एक सिल्वर लाइनिंग के इंडियन एयरफोर्स की, शायद इसलिए थोड़ा सा पायलट्स के एग्जिट। संदीप, शिव ने एक सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से इस बात को समझाने की कोशिश की है और बहुत तफसील से उन्होंने बताया कि वो कौन सी थिंकिंग होती है, जो वो कौन से मोटिवेशंस होते हैं जब आप फोर्सेस को छोड़ते हो। मैं ये जानना चाहता हूं कि कुछ अलार्मिस्ट्स भी एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में, हर तरह के लोग हैं। वो इस बात को वहां तक के भी ले गए हैं कि आपके ये ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस को भी अफेक्ट करने वाली चीज है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये एक अलार्मिस्ट स्टेटमेंट है या फिर इसमें कोई सब्सटेंस भी है? निखिल, ये तो बात बहुत गंभीर है, जैसे शिव कह रहे थे, इट्स अ वेरी वेरी बिग कॉज ऑफ कंसर्न इफ योर फाइटर पायलट्स आर लीविंग। और जैसे उन्होंने क्लैरिफाई भी किया है कि नाउ इट इज बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, हमको एक 2-3 साल तक शायद हमें कुछ एक राहत मिलेगा। देयर इज बिकॉज कमर्शियल सिविल एविएशन की जो दुर्दशा हुई है पैंडेमिक की वजह से, उनको काफी साल लगेंगे रिकवर करने में। इसलिए आज जो है, आज की स्थिति में जो है, इंडियन एयरफोर्स बहुत ही एक सिक्योर करियर ऑप्शन बन गया, और बाय डिफॉल्ट, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, बट बिकॉज ऑप्शंस इतने कम हो गए। आपके सिविल एविएशन में इतने सारे एयरलाइंस पायलट्स को निकाल रहे हैं। बट द मेन कंसर्न एक्चुअली एयरफोर्स में जो है कि ये जो
पायलट टू कॉकपिट रेशियो जो है हमारी, वो लगातार गिरते जा रही है। और कुछ साल पहले एक रिपोर्ट भी आया था इस पर कि हमारे जो ये पायलट टू कॉकपिट रेशियो वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड है, एक से भी कम। आप बिल्कुल अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा, बट फॉर आवर व्यूअर्स जो नहीं समझते हैं, क्या आप प्लीज थोड़ा एक बार बता सकते हैं कि ये पायलट टू कॉकपिट रेशियो क्या होता है? हाँ, पायलट की मतलब एक एयरक्राफ्ट के साथ आपके कितने पायलट्स हैं। ये पायलट एयरक्राफ्ट की जो कैपेबिलिटी है, एंड्योरेंस ऑलमोस्ट अनलिमिटेड है। जितना आप ईंधन भरते जाओ, उसके पार्ट्स बदलते जाओ, पुर्जे बदलते जाओ, इंजन चेंज करो, उसका आप उड़ाते रह सकते, ऑपरेशन उड़ाते रह सकते, बिल्कुल। तो लेकिन जो पायलट की है वो एक उसकी फटीग है, 7, 8, 9 घंटे इससे ज्यादा वो फ्लाई नहीं कर पाता है। तो हमारे जो पड़ोसी मुल्क जो है पाकिस्तान, जैसे कि उनकी पायलट टू कॉकपिट रेशियो जो है 2 है, 2 या 2.5 है एक्चुअली, 1:2.5। इसका मतलब ये है कि एक एयरक्राफ्ट से वो ज्यादा सॉर्टीज जनरेट कर सकते हैं। तो ये युद्ध के समय ये एक बहुत ही एक गेम चेंजर टाइप का एक सिचुएशन आ सकता है कि आप एक प्लेन को अगर आप 2 या 3 पायलट से फ्लाई कराते रहोगे तो आप बहुत ज्यादा सॉर्टीज जनरेट कर सकते हैं। तो ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि हमने एक्चुअली ये पायलट्स हमने बढ़ाए नहीं इतने जितने हमारे हवाई जहाज है, उतने उससे भी ऑलमोस्ट कम पायलट्स आ गए। अच्छा, तो मतलब ये हमारा कुछ साल पहले का है, लेकिन कम है, रेशियो बहुत कम है, 1 से कम है। जबकि पाकिस्तान का जो रेशियो है 2 to 2.5 पर एयरक्राफ्ट। और उनका शुरू से ही ऐसा एक फिलॉसफी है उनका कि हमारे कम फाइटर्स हैं तो भी हम ज्यादा पायलट्स को ट्रेन करके रखेंगे कि मतलब हम ज्यादा सॉर्टीज जनरेट कर पाएंगे उनका। तो उन्होंने काफी आगे का सोचा है। यूएस में जो आई थिंक द रेशियो इज अबाउट 2, 1 is 2 pilots to 1 fighter jet। तो दिस इज एन एरिया ऑफ कंसर्न। जो फाइटर पायलट्स, जैसे शिव कह रहे थे, उसको फाइटर पायलट को ट्रेन करने में बहुत साल लगते हैं। It's a culmination of many years of investment in human resources and capital is absolutely precious। ये आप रातों रात फाइटर पायलट्स जनरेट नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाएंगे आप। जिस तरह से आप ड्राइवर या ये करते हैं, ये completely different ये है। It's a very very different skill set। It takes years of training। इसीलिए it's a very serious problem। और जो ये सिविल एविएशन सेक्टर को जो धक्का लगा है कोविड की वजह से, इससे एयरफोर्स को शायद 2 या 3 साल के एक ग्रेस पीरियड मिल गया है कि वो बैठ के आप सोचे कि हम कोई एक ऐसा पॉलिसी फ्रेम कर पाएंगे कि हम ज्यादा पायलट्स रिटेन करने की कैसे ट्राई करेंगे वगैरह। दे हैव अ ग्रेस पीरियड नाउ, दे शुड फुली वर्क ऑन दैट। अब जो मुख्य मुद्दा है हमारा, उसकी ओर बढ़ते हैं। आज हम रखवाले में तफसील से इस बारे में डिस्कस करना चाहते हैं कि जो हमारा घरेलू लड़ाकू विमान है तेजस LCA, अब वो उसके फाइनली वो ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट्स की तरफ जा रहा है। एक बहुत जरूरी चीज, ये बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन है कि ये चाइना के साथ जो LAC पर विवाद चल रहा है उसके बीच में हुआ है। ऐसा नहीं है, ये पिछले साल भी हो चुका है। जब बालाकोट एयर स्ट्राइक्स हुए थे तब भी हमने उनको ऑपरेशनली डिप्लॉय किया था। उस टाइम इस बारे में बहुत ज्यादा चर्चा लेकिन नहीं हो पाई थी। संदीप, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। हमारा फाइटर प्रोग्राम अब फाइनली उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं कि अब वो एक प्रोजेक्ट से निकल के प्रोडक्ट तक पूरा हो रहा है, और जो उसके ऑपरेटर्स हैं वो उस पर उतना एक्सपीरियंस गेन करते जा रहे हैं। बहुत सारी चीजों पे हम एक एक करके डिस्कस करना चाहते हैं, लेकिन ये पिछले साल भी हुआ था, अभी भी हुआ था। आप इसको कैसे देखते हैं? कितना इंपॉर्टेंट है अब उसको फाइनली आपके फ्रंट लाइंस पे डिप्लॉय करना? क्योंकि पहले हमने उनको बड़े सेफ जगह पे रखा था, सुलूर में रखा था तमिलनाडु में, जब वहाँ ऐसी कोई हॉस्टाइल टेरिटरी हमारे आसपास नहीं पड़ती, कोई ऐसा दुश्मन नहीं है जो हमें चैलेंज कर सके इन एयर। तो आपकी क्या आप कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को? निखिल, ये कोई नई बात नहीं है एक्चुअली। ऑपरेशनली पहली बार जो डिप्लॉय किया, लेकिन अगर आपको याद है 2 साल पहले एयरफोर्स ने एक गगन शक्ति एक्सरसाइज चलाई थी। 2 फ्रंट वॉर को कैसे टैकल करने की वो बात कर रहे थे उसमें। उस वक्त उन्होंने एयरफोर्स ने पहली बार LCA को डिप्लॉय किया था। 8 या 9 जहाज गए थे और वो काफी इम्प्रेस थे उसके रिजल्ट्स से। तो नॉर्मली इसको प्लान नहीं किया था उन्होंने एक्चुअली ये डिप्लॉय कर। इट वाज अ क्विक लास्ट मिनट डिसीजन एंड दे ब्रॉट इन द LCA एंड दे वर वेरी हैप्पी विद द परफॉर्मेंस। उनकी सॉर्टी रेट्स और मेंटेनेबिलिटी से वो काफी संतुष्ट थे।
सो दैट वाज एक्चुअली द स्टेपिंग स्टोन फॉर द एलसीए। किसी को लगा नहीं कि इतनी जल्दी वो डिप्लॉय कर पाएंगे। जैसे आपने कहा कि वो रियर एरिया सुलूर कोयम्बतूर में उसको ऐसे मतलब एक शो पीस की तरह फ्लाई करते रहेंगे, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि शोज द कॉन्फिडेंस in the LCA, Air Force's confidence in the LCA कि उन्होंने डिसाइड किया है कि we will not wait for the final aircraft, Mark 1 को ही चलाते जाएंगे। जैसे उसके दो phases हैं, क्लियरेंस वाले एयरक्राफ्ट जो लेके गए हैं आप, और वो फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस वाले एयरक्राफ्ट भी अभी धीरे धीरे आ रहे हैं। तो ये जो 40 एयरक्राफ्ट है, मुझे लगता है अगले कई महीनों में उनको पूरी तरह डिप्लॉय करके एयरफोर्स काफी लेसन्स लर्न करने चाहती है। और ये पहली बार है जो एयरफोर्स की जो टॉप लीडरशिप है पूरी तरह से एलसीए के साथ है। पहले हमें ऐसा लगता था कि एयरफोर्स इज नॉट फुली ऑन बोर्ड एलसीए को लेके, बहुत सारी शंकाएं थी। देखिए ये आपने नहीं दिया, वो नहीं दिया, मार्क 2 कहाँ है, ये तो मार्क 1 है। तो वो कहते हैं कि मार्क 1 को वो ऑप्टिमाइज करेंगे, फुली डिप्लॉय करेंगे, उससे काफी सारे लेसन आएंगे। तो हो सकता है मार्क 1A जो बनाने की बात कर रहे हैं इस साल, हो दिसंबर में, हमने एपिसोड में भी डिस्कस किया, दिसंबर में इसके ऑर्डर्स आ सकते हैं। तो इसकी जो लेसन्स हैं शायद उसमें भी ये हो सकते हैं, इट कैन बी यूज्ड टू इंप्रूव द प्रोडक्ट ऑफ द मार्क 1A प्रोडक्ट। शेफ संदीप ने आपके प्रोडक्ट में कॉन्फिडेंस की बात की है, और मैं उस कॉन्फिडेंस वाली बात पे और आगे जाना चाहता हूं आपके साथ में। हमने 2 और प्लेटफॉर्म्स इंडिजीनियस देखे हैं ऑपरेशनल एरियाज में जो अब तक के नहीं गए थे, हमारा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और ध्रुव, दोनों को हमने लद्दाख में देखा है। अब तेजस को भी हम लोग वेस्टर्न बॉर्डर्स पे देख रहे हैं। तो आप क्या आप इस थिंकिंग पे थोड़ा इलैबोरेट करना चाहते हैं, जो अब एयरफोर्स धीरे धीरे इंडियन प्लेटफॉर्म्स पे कॉन्फिडेंस हमारा लौट रहा है, और अब हम उसको थोड़ा सा विजिबली एक्सेप्ट भी करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट भी करना चाहते हैं एलसीए पर। उसके बाद मैं ध्रुव और एलसीएच के बारे में बताऊंगा। देखो, एलसीए अभी सुलूर कोयम्बतूर में बेस्ड है 2016 से, जब स्क्वाड्रन शुरू हुई थी। वो इसलिए थी कि एचएएल का कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है, बैंगलोर नजदीक है, और ये एक सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग ग्राउंड है। ये एक ऑपरेशनल स्क्वाड्रन अभी भी है नहीं, अभी धीरे धीरे हो रहा है। तो इसलिए वो लोकेशन वहां पे था, क्योंकि वो एचएएल जो एलसीए का मैन्युफैक्चरर है वो नजदीक है, और उनका हिस्टोरिकली उनका थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है सुलूर में। तो इसलिए सुलूर चुना गया था इनॉग्रल स्क्वाड्रन के लिए। और जैसे संदीप ने बताया कि गगन शक्ति एक्सरसाइज और भी कुछ एक्सरसाइजेस हुए हैं, वो ग्वालियर में तैनात हुए हैं, उत्तरलाई में तैनात हुए हैं, और अब एक पंजाब सेक्टर में भी एक कुछ महीने पहले इस करंट जो लद्दाख के स्टैंड ऑफ के दौरान पंजाब सेक्टर में भी कुछ हफ्तों के लिए तैनात हुए थे एलसीएस। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है निखिल, क्योंकि जैसे आपको पता है कि एलसीए मार्क 1 एक एयरक्राफ्ट है जो ऑलरेडी स्क्वाड्रन सर्विस में है अभी, और इस जहाज के कुछ क्षमताएं हैं जो डिप्लॉयड फेज में वो जो कुछ कैपेबिलिटीज हैं ये जो एयरक्राफ्ट के, जैसे मेंटेनेंस में, टर्न अराउंड टाइम में, कितने सॉर्टीज आप जनरेट कर सकते हो, ये सब जो क्षमताएं हैं वो तभी विजिबल हो जाते हैं जब आप डिप्लॉय करोगे होम बेस से काफी दूर। तो इसलिए ये डिप्लॉयमेंट्स काफी रूटीन है, और वो काफी इंपॉर्टेंट भी हैं। और ऐसा नहीं है कि एक टॉय प्लेन है, किसी को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि एलसीए मार्क 1 एक ऐसे ही ट्रेनिंग के लिए एक टॉय प्लेन है। एलसीए तेजस मार्क 1 में एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, रेडार है, एयर डिफेंस रोल के लिए काफी सर्टिफाइड है। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ट्रेनिंग के लिए गए हैं, वो ऑपरेशंस में भी साथ दे सकते हैं। ध्रुव कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, ध्रुव जो रुद्रा हेलीकॉप्टर है वो तो लद्दाख में काफी महीनों से तैनात है, अभी दिख गया है इस स्टैंड ऑफ के दौरान। और वो बिल्कुल सरप्राइजिंग चीज नहीं है निखिल, क्योंकि ध्रुव का प्लेटफॉर्म जो है
वो पर्पस बिल्ट है हाई ऑल्टीट्यूड ऑपरेशंस के लिए। तो उसका डिप्लॉयमेंट देखना इस समय बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। LCH एक दिलचस्प चीज है, क्योंकि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर अभी तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट शायद इस साल होगा, इस एंड तक होगा। और LCH जो है ये इंडिया साथ ऑपरेट कर रहा है। 2 LCH है, बहुत कम नंबर है, बट 2 अभी ऑपरेट कर रहे हैं ले थॉइस से लद्दाख में इंडियन एयरफोर्स के साथ। मतलब HAL के पायलट्स भी हैं और इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स भी हैं। और हुआ नहीं है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग संदीप, कि ये एक एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करने से पहले ऑलमोस्ट ऑपरेशनली डिप्लॉयड है। और ये आर्म्ड हेलीकॉप्टर्स है, ये फुल मिशन प्रोफाइल्स उड़ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ उपाध्यक्ष थे लद्दाख में। उन्होंने एक फुल कॉम्बैट मिशन प्रोफाइल उड़ा, सिमुलेटेड अटैक किया कुछ हाई ऑल्टीट्यूड पासेस में। तो ये एक जैसे संदीप ने बताया, लीडरशिप ने अभी एक बहुत विश्वास दिखाया है इंडिजिनस प्रोडक्ट्स में, और डिप्लॉयमेंट में कॉन्फिडेंस दिखाया है, फोर्स प्रोजेक्शन में कॉन्फिडेंस दिखाया है। और अगर आप एक अनइंडक्टेड चीज को लेके एक ऑपरेशनल जोन में डालोगे और बोलोगे कि हमारे जो अभी विमान जो ऑपरेट हो रहे हैं ये उनके साथ उड़ेंगे, उनके साथ ऑपरेट करेंगे, उनके साथ सॉर्टीज जनरेट करेंगे, तो ये एक संदेश देता है कि भारतीय वायुसेना ट्रेडेड है, उनका विश्वास है इस प्रोडक्ट में, और नेक्स्ट स्टेप है कॉन्ट्रैक्ट, बस। अब एक मैं रिपोर्ट की तरफ जाना चाहता हूँ। प्रिंट के लिए स्नेहेश एलेक्स फिलिप ने वो रिपोर्ट की है कि पिछली बार जब तेजस को ऑपरेशनली डिप्लॉय किया गया था तब उन्होंने कुछ इश्यूज फ्लैग किए थे जिसके बारे में शिव बिल्कुल बात कर रहे थे, और मैं तब यही कहने वाला था कि हम वो उस पर अलग से बात करना चाहते हैं कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ एयरक्राफ्ट है, और उस टाइम कुछ ऐसे इश्यूज फ्लैग किए गए थे। अब वो बात चल रही है कि HAL और एयरफोर्स उसको रिजॉल्व करने पे काम करेंगे। क्या संदीप हम इन इश्यूज पे थोड़ा आप इलैबोरेट करना चाहेंगे कि कौन से वो टीथिंग इश्यूज हो सकते हैं आपके हिसाब से जो एक ऑपरेशन डिप्लॉयमेंट में तेजस के सामने आए होंगे और उन पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? निखिल, ये जो तेजस की जो इश्यूज आए बहुत सारे हैं, बेसिकली इज रिलेटेड टू द फैक्ट ग्राउंड हैंडलिंग, spares, replacement of things, support, those kind of issues, because it's a very new aircraft. पहली बार जो it has been with the Air Force for some time, लेकिन उसको समझने में काफी टाइम लगेगा Air Force को। जैसे शिव बता रहे थे कि काफी सारे एक्सरसाइज में उन्होंने डिप्लॉय किए। So it's all a learning curve actually. It's very slowly as an aircraft comes into service. अनफॉर्चुनेटली हम एयरक्राफ्ट को ये मोटर कार को बहुत ज्यादा कंपेयर करते हैं। दे आर कंप्लीटली डिफरेंट, एज वी ऑल नो, दे आर कंप्लीटली डिफरेंट एनिमल्स। और बाय द टाइम एन एयरक्राफ्ट इज इंडक्टेड इनटू सर्विस, again it is a very very long process, Nikhil. I mean it takes years and years and years, 10 15 20 साल लगते हैं पूरी तरह इंटीग्रेट होने में into whether it is your spares, your support, your training and all that. और उस अगर हम उस हिसाब से देखें तो it is so new in service, the Air Force में light combat aircraft जो it is not even 5 years old, 5 or 6 years old. तो बहुत से issues आएंगे and hopefully these will all be resolved in time for the next this thing. Then the interesting part ये है कि पहली बार जो Air Force ने जो support दिया है इस product को कि वो पूरी तरह से Mark 1 ले रहे हैं, उसके बाद Mark 1A है, उसके बाद Mark 2 है। So जब तक आप ये पूरे साइकिल से नहीं गुजरोगे आपको ये पता नहीं होगा कि इसके सारे मेंटेनेंस की क्या प्रॉब्लम्स होंगे, what are the problems you will face in the field, what the problems in Punjab will be very different from the problems in Ladakh. Yeah. क्योंकि हमारी जो इंडियन एयरफोर्स जो है शायद बहुत कम ऐसे ग्लोबल एयरफोर्सेस है जो हर टेरेन, ज्योग्राफिकल टेरेन में ऑपरेट करती है।
from sea right up to high altitude desert to tropical jungles, सभी जगह एक ही कंट्री के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। पर ये जो इसके रिक्वायरमेंट्स है बहुत ही अलग है, और ये मशीन को भी ऐसे अडेप्ट करना होगा। एंड आई एम श्योर दैट दे विल वर्क दीज थिंग्स आउट इन द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स। तो जब तक ये 40 जो हमारे तेजस आईओसी जो पूरी तरह से जो 2 स्क्वाड्रन जब तक रेज नहीं होंगे, तो वी विल नॉट गेट अ वेरी गुड आइडिया ऑफ व्हाट टू एक्सपेक्ट व्हेन द नेक्स्ट 80 aircraft come in. So it's a very big learning curve for the Air Force, निखिल। तो इसको काफी टाइम लगा। और the other interesting thing is निखिल, ये बहुत सालों के बाद हम एक्चुअली एक इंडिजिनस एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया में। द लास्ट टाइम इट हैपेंड वो 70s में मारुत फाइटर है। उसके बाद वो जो स्किलिंग है, नाउ इट इज ऑल इंपोर्टेड एयरक्राफ्ट, मेजॉरिटी ऑफ एयरक्राफ्ट आर इंपोर्टेड, जैसे सुखोई हो। सो देयर इज एन एंटायर प्रोसेस दैट इज एस्टैब्लिश्ड for spares and all that, but now you're looking at a ecosystem that is entirely Indian. इसके जो बहुत सारे इंजन को छोड़ के बहुत ज्यादा उन्होंने इंडिजिनाइज किया इस एयरक्राफ्ट को। So there are a lot of indigenous suppliers of this equipment and all that. To integrate all of that, HAL has to build an entire दूसरी तरह से एक ecosystem बनाना है उनको. That will also take time to settle, and so these are all the big challenges जो हम देख रहे हैं। अब बढ़ते हैं, जो हमारे दर्शक बड़ी मेहनत से पूरा लंबा हमारा एपिसोड देखते हैं रखवाले का, और उनके जो सवाल होते हैं। पहला सवाल सौम्य चैटर्जी का है। सौम्य का सवाल मैं जरूर आप लोगों को बता। उन्होंने कहा है कि सुखोई 30 MKI जो इंडियन एयरफोर्स उड़ाती है और Su-30 MKK जो PLF उड़ाती है, चाइनीज एयरफोर्स उड़ाती है, इन दोनों के कंपैरिजन पे उन्होंने बात की है। और उन्होंने कहा है कि उन्होंने जानना चाहा है कि इंडियन जेट्स की कीमत MKK से ज्यादा क्यों है। ऐसा मिलता जुलता सवाल कुलदीप शर्मा ने भी पूछा है कि सुखोई 30 MKI एक बहुत सक्षम विमान है या भारतीय वायुसेना के ऊपर एक बोझ है। इस पे हम जरूर एक्सपर्ट्स के अपने कमेंट्स लेना चाहते हैं, लेकिन कुलदीप और सौम्य, आप दोनों जब रफाल का इंडक्शन हुआ था तब जो आपने रखवाले देखा था, वहां पे बहुत लेंथ में सुखोई 30 MKI पे बात हुई थी और उसके अपग्रेड्स के ऊपर भी बात हुई थी। आप वो एपिसोड जाके देख सकते हैं। स्टिल हमारे गेस्ट अगर कुछ कमेंट्स ऐड करना चाहते हैं MKK और MKI वाले कंपैरिजन पे, संदीप। निखिल, जैसे कि आप जानते हैं Su-30 they are basically दोनों एक कॉमन प्लेटफॉर्म के डेरिवेटिव्स हैं। सुखोई 27 के 2 वर्जन है। सुखोई 27 के एक ट्विन सीट ट्रेनर एयरक्राफ्ट Su-30 को हमने कन्वर्ट कर दिया Su-30 MKI, एंड चाइनीज ने अपना ले लिया है MKK। सो दे आर बेसिकली एसेंशियली द सेम एयरक्राफ्ट। ज्यादा कुछ फर्क नहीं पे है उसमें, एक्सेप्ट फॉर सम वेरी इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट्स जो किया है हमने उसमें। Israeli electronic warfare systems induct किया है। There are some French avionics also in that. So there are a few changes, but majority, I mean, a lot of the platforms are essentially the same. The basic platform is the same. MK-30 उनका जो the radar is almost the same. The Chinese have the same radar. They have the same engine as well. So ज्यादा 19-20 का ही फर्क है दोनों एयरक्राफ्ट में, एक्सेप्ट फॉर द इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट्स जो हमारे एयरक्राफ्ट में। शिव, अभी हम थोड़ी देर पहले सर्विसेबिलिटी के इशू पे बात कर रहे थे, अवेलेबिलिटी पे बात कर रहे थे। इस चीज को लेकर भी सुखोई 30 MKI की थोड़ी आलोचना तो हुई ही है कि आपको काफी मेंटेनेंस मांगते हैं ये एयरक्राफ्ट, और स्पेशली जो इंजन को लेकर के काफी समस्याएं हैं। और लेकिन अभी 1 या 2 डेकेड्स कम से कम हमारा जो मेन बैटलिंग रैम है एयरफोर्स का सुखोई 30 MKI ही रहने वाला है। जो कैपेबिलिटी पे सवाल पूछा है कुलदीप ने, क्या हमें किसी और प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ने की जरूरत है या फिर अभी के लिए Su-30 ठीक रहेंगे? उत्तर तो सामने आ गया है। देखो, हमारे पास अब तकरीबन 300 सुखोई तो है ही, और हम उसके साथ कुछ नहीं कर सकते हैं, वो तो है अभी इन सर्विस में। और रफाल तो आना शुरू हो गया है। अब 36 रफाल तो आ गए, आ रहे हैं अभी। तो ऐसा नहीं है कि सुखोई को खत्म करके हम रफाल के पास जाएंगे। ये बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि अब जो पुराना हो गया। ये तो बिस्किट जैसे नहीं है, तो एक आप बंद करो और दूसरा शुरू करो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत कीमती जहाज हैं जो बहुत सालों तक चलेंगे और चलने वाले हैं ही। ऐसा नहीं है कि
ऐसा नहीं है कि सुखोई एक निकम्मी चीज है और इसलिए हम रफाल की खरीदारी करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुखोई भी एक काफी सक्षम लड़ाकू जहाज है। उसका बहुत सारे कैपेबिलिटीज हैं। ये इंडियन एयरफोर्स के पास ऑलरेडी 272 एयरक्राफ्ट होंगे, वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लीट इस टाइप का। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये एयरक्राफ्ट इनके हम रफाल के पास जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है कि प्रॉब्लम्स हैं निखिल, और ये रशियन मिलिट्री हार्डवेयर में एक कॉमन चीज है कि मेंटेनेंस और स्पेयर्स के इश्यूज ऑलमोस्ट एक यूनिफॉर्म चीज है रशियन इक्विपमेंट में। ज्यादातर जैसे जहाजों में जैसे संदीप बता रहे थे कि तेजस के बारे में जो मेंटेनेंस के इश्यूज हम अभी एक लर्निंग कर्व हो रहा है, रशियंस के साथ वो लर्निंग कर्व तो बहुत सालों से हो रहा है और अभी तक वो ठीक बिल्कुल नहीं हुआ है। जैसे एक उड़ान के बाद जो मेंटेनेंस की जरूरत है और उस टाइम को बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम बिटवीन सॉर्टीज, वो रशियन एयरक्राफ्ट में काफी ज्यादा होता है कंपेयर्ड टू वेस्टर्न जेट्स। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज सुखोई 30 में उनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हुए हैं। वेपन्स इंटीग्रेशंस में कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हुए हैं, लेकिन ये सब थ्रू जुगाड़, थ्रू छोटा मोटा जो अपग्रेड्स हैं, छोटा मोटा ट्वीक्स जो हुए हैं, उससे ये सुखोई 30 एक काफी ठीक ठाक जहाज है। जैसे आपके दर्शकों ने पूछा कि कीमत का डिफरेंस क्या है चाइनीज और इंडियन में, ये एक सेंसिटिव चीज है क्योंकि HAL बनाते हैं, लाइसेंस बिल्ड करते हैं सुखोई को इंडिया में, लेकिन वो काफी उसका कॉस्ट है रशियन सुखोई 30 से लगभग 100 करोड़ महंगा है। डेफिनेटली और महंगा है, और ये एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है HAL का कि इतने सालों के बाद भी उन्होंने कॉस्ट्स को लोअर नहीं कर सकते हैं। और मैं बिल्कुल कंपेयर नहीं कर पाऊंगा कि चाइनीज कैसे बिल्ड करते हैं। चाइनीज, आपको पता है कि चाइनीज के जो प्रोडक्शनाइजेशन एक्सपीरियंस, उनके मैन्युफैक्चरिंग प्राउस जो है, उनको क्वालिटी के बारे में नहीं बताऊंगा, बट कॉस्ट तो बिल्कुल कम होगा हमारे Su-30 से। ठीक है। अगला सवाल मनप्रीत सिंह का है। मनप्रीत का सवाल मुझे मालूम है आप लोगों को बहुत बेसिक लगेगा, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये बहुत लोग देखते हैं। मूवीज देखने के बाद बहुत लोगों के दिमाग में सवाल जरूर आता है। मनप्रीत ने एक बहुत सिंपल सवाल पूछा। उन्होंने कहा है कि तो इंडिया में मरीन कोर सर्विस नहीं है यूएस की तरह, तो हमारे एक्सपर्ट्स क्या सोचते हैं, आप दोनों से वो जानना चाहते हैं। तो आप क्या जवाब देंगे मनप्रीत को कि जो यूएस में मरीन कोर है फोर्स प्रोजेक्शन के लिए, ये हिंदुस्तान में क्या इस तरह की फोर्स की कल्पना नहीं की गई है, या फिर हमारे जो एग्जिस्टिंग आर्म्स हैं तीनों सर्विसेज में, उनमें कहीं जुगाड़ किया गया है ऐसे किसी एक्सपेडिशनरी फोर्स के लिए? मरीन कोर जो है एक्चुअली इंडियन नेवी के, इट शुड बी अंडर द इंडियन नेवी, एंड जैसे रॉयल ये यूएस में जो मरीन कोर है, इट्स पार्ट ऑफ द नेवी। इंडिया में एक्चुअली जो चल रहा था अभी तक, इट्स लाइक अ जुगाड़ काइंड ऑफ थिंग ओनली, दैट आर्मी की जो 2 ब्रिगेड्स हैं, दे आर तैनात है 2 लोकेशंस पे, और अगर वक्त आने पे उनको नेवी की एम्फीबियस शिप्स पे बिठा के उनको डिप्लॉय किया जा सकता है। लेकिन कुछ सालों से नेवी एक्चुअली इस बात की, जो मनप्रीत कह रहे थे, इस बात की उन्होंने एक प्रपोजल भी निकाली है, हमें डेडिकेटेड इंडियन नेवल एम्फीबियस फोर्स चाहिए। करीब 12,000 ट्रूप्स की बात चल रही थी, लेकिन ये गवर्नमेंट ने उसको नकार दिया है। उन्होंने कह दिया कि देखिए, हमारी जो मैन पावर सीलिंग को आप नहीं तोड़ सकते हो, इसीलिए इस वजह से लेकिन नेवी ने पूरी तरह से उसको एक फॉर्मल प्रपोजल बना के सरकार को दिया है। जैसे मैंने कहा, 12,000 रफली ऑलमोस्ट अ डिवीजन वर्थ ऑफ एम्फीबियस ट्रूप्स। तो एक एक्सपेडिशनरी रोल्स के लिए वगैरह डेडिकेटेड अंडर द नेवी। लेकिन हो सकता है आगे चल के नेवी अपने अंदरूनी रिसोर्सेज से इसको जनरेट करे, मतलब किसी और मतलब दे हैव टू रिड्यूस फ्रॉम अदर प्लेसेस एंड देन री-रेज, क्योंकि सरकार ने कहा वी विल नॉट, नई रेजिंग्स को लेके
सरकार वैसे हुए कि आप कंट्रोवर्शियल है, बिल्कुल। दे डोंट वांट टू गिव द फोर्स, क्योंकि बाकी सारे फोर्सेस भी पूछने लगेंगे, आर्मी भी कह देगी, एंड मैन पावर इज अ वेरी वेरी सोच समझ के उनको ये करना चाहिए। बट दिस इज डेफिनेटली देयर ऑन द एजेंडा एंड इट माइट इवेंचुअली कम थ्रू। जब ट्राई सर्विस इंटीग्रेशन की बात चलेगी तब हो सकता है दिस विल आल्सो टेक ऑफ। शिव, आपका क्या टेक है एक मरीन कोर या मरीन फोर्स के बारे में इंडिया में? बताए, ये प्रपोजल काफी सालों से चल रहा है। मुझे याद है निखिल, तकरीबन पहले मैंने एक स्टोरी किया था मेल टुडे में कि इस प्रपोजल के बारे में कि एक मरीन फोर्स की जरूरत है इंडिया का, और वो लगभग उस टाइम हुआ था जब काफी नए एम्फिबियस शिप्स भी आए थे इंडिया में। तो ये प्रपोजल मतलब जारी है अभी। ये ट्राई सर्विसेज जो जॉइंट एथिक उसके इन्फ्लुएंस में शायद ये प्रपोजल आगे जा सकता है, लेकिन जैसे संदीप ने बताया अभी मैन पावर को थोड़ा ठीक और कम करने के लिए ज्यादा कोशिश है, लीनर एंड मीनर फोर्सेस। तो अगर एक रैशनलाइजेशन हो जाएगा, प्रायोरिटाइजेशन, मैन पावर अपॉइंट करने के लिए एक रैशनलाइजेशन और प्रायोरिटाइजेशन प्रोसेस अगर हो सकता है, वो बहुत ही कठिन प्रोसेस होगा निखिल, तब शायद हो सकता है। क्योंकि अगर आपको एक एक्सपीडिशनरी फेस, देखो मरीन कोर एक एक्सपीडिशनरी फोर्स है, मतलब जो बाहर जाके लड़ता है, बाहर जाके कुछ इम्पैक्ट और इफेक्ट दिखाता है, अंजाम करता है बाहर, देश के बाहर जाकर। तो जो सिस्टम को कन्विंस करना पड़ेगा कि ऐसे बल की जरूरत है इस टाइम में। और जैसे आपको पता है सिस्टम को विश्वास दिलाना, को कन्विंस करना कि ऐसा बल की जरूरत है, वो बहुत मुश्किल है। 10 साल से ये प्रपोजल चल रहा है और अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो जैसे संदीप ने बताया काफी जुगाड़ हुआ है अभी तक, कुछ बटालियंस का रिलेशनशिप हो जाता है शिप से, और कुछ डेडिकेटेड ब्रिगेड्स हैं जैसे संदीप ने बताया एम्फिबियस वॉरफेयर के लिए। लेकिन मैं मानता हूं कि अगर ये होगा तो अच्छा होगा, लेकिन कुछ टाइम बिल्कुल रहेगा। नेवी अभी सबसे छोटा सेना है हमारे पास, इंडियन आर्मी सबसे बड़ा है, और इंडियन आर्मी का जो मैन पावर के इश्यूज है वो तो बहुत ही गंभीर है। उनका माउंटेन स्ट्राइक कोर का भी बहुत चर्चा चला है बहुत सालों से, उसका भी कुछ नहीं हुआ है, वहां पे भी रैशनलाइजेशन हो रहा है। और अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पैराडाइम में और ट्राई सर्विसेज एथिक में अगर कुछ रैशनलाइजेशन, और जब मैं ये शब्द इस्तेमाल करता हूं रैशनलाइजेशन, उसका मतलब है कि कुछ आप मैन पावर लेके कहीं से कम करके किसी हेडिंग में आप थोड़ा ज्यादा करोगे तो ऐसे ही चलेगा, आप ओवरऑल हेडिंग आप ज्यादा नहीं कर सकते हो, इसलिए प्रॉब्लम्स। संदीप और शिव, आप दोनों ने बहुत अच्छे से जवाब दिया है मनप्रीत के सवाल का। मैं एक सवाल अपनी तरफ से भी जोड़ना चाहता हूँ। फिलोसॉफिकली हम लोगों ने एक्सपीडिशन को, इंडियन तीनों सर्विसेज एक्सपीडिशन को लेकर के बहुत एक्साइटेड नहीं रही है। हमारी फॉरेन पॉलिसी भी इतनी अग्रेसिव नहीं रहती है, एक्सेप्ट फॉर फ्यू एक्सेप्शंस जब हमने कोई एक्शंस किए हैं, चाहे श्रीलंका हो या मालदीव्स हो। लेकिन हम डे टू डे बेसिस पे इस तरह के काम करते नहीं है। तो क्या यूटिलिटी होगी अगर हम एक ऐसी फोर्स कंसीव करते हैं, उनको रेज भी करते हैं? संदीप, मतलब जो हमारे एग्जिस्टिंग जो चैलेंजेस है उसमें ये कहाँ जाके फिट होगा? तो एक जो होगा हमारा जो है अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो है, इट्स अ वेरी वाइटल आइलैंड चेन टू अस, और ये इट इज वेरी फार अवे फ्रॉम द इंडियन मेनलैंड। उसके प्रोटेक्शन के लिए एक फोर्स की जरूरत पड़ेगी कि टुमारो हो सकता है कोई दुश्मन आके उस पर कब्जा कर ले, और वी शुड हैव द कैपेबिलिटी, हमें क्षमता रखनी है कि जाके उसको लड़के वापस ले लें। दैट इज वन पॉसिबिलिटी। द अदर इज, जैसे आपने कहा कि interventions in friendly countries like Maldives, Indian Ocean countries, Seychelles वगैरह, वहां पे interventions peaceful। और दूसरा जो इसका एक बहुत ही अहम किरदार होगा इसका, एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिस्पॉन्स में। जैसे इंडियन ओशन सुनामी के इस वक्त हमें
पहली बार इंडियन नेवी को एहसास हुआ है कि हमें एक डेडिकेटेड इस तरह की सी लिफ्ट कैपेबिलिटी चाहिए थी, जिससे हम शिप्स डिप्लॉय करें, पर्सनल डिप्लॉय करें और बहुत ही शीघ्र एड पहुंचा सके इंडियन ओशन रीजन में। बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू, आप एक किरदार बनाना चाहते हैं कि आप इंडियन ओशन रीजन में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं। आप सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री है इंडियन ओशन रीजन की, और जहां कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपकी फौज वहां पे पहुंच जाने चाहिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो संभव है कि कल चीन आके बिल्कुल आपका काम करने लगेगा। तो it is to not only to emphasize your role but to ensure that somebody else also doesn't come in and fill that gap। जो चाइना काफी सालों से 10-15 सालों से वो ये अपने प्रेजेंस बढ़ाने की बात कर रही है इंडियन ओशन में। रेगुलर अभी चाइनीज वॉरशिप्स है, सबमरीन्स है, उन्होंने बेस भी ले लिया है इधर जिबूती में। तो आगे चल के वो काफी और सारे बेसिस भी बनाने लगेगी। तो हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे खुद के बैकयार्ड में हम ये कैपेबिलिटी नहीं रखते कहीं इंटरवीन करने की। तो इसलिए हमें इस बात की और सोच करनी चाहिए। और जैसे शिव ने कहा, ये ट्राई सर्विसेज अम्ब्रेला के नीचे ही आएगा मुझे लगता है। सिंगल सर्विस रेजिंग बहुत मुश्किल होगा इस दौरान, खासकर जब हमारे बजट पे जो प्रेशर्स आए हैं कोविड की वजह से वगैरह। बट दिस इज समथिंग दैट दे विल कर। और हमें सब एक्चुअली वी आर ऑल वेटिंग फॉर दैट डिफेंस नेशनल सिक्योरिटी प्लान, जिसके तहत ये सारे जो फोर्सेस और कैपेबिलिटीज की बात चलेगी। तो जब तक वो नेशनल सिक्योरिटी प्लान नहीं आया और जिसमें उन्होंने नहीं कहा कि इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी क्या होगी, तब तक हम ऐसे मतलब वी विल बी ग्रोपिंग इन द डार्क। चलिए, और लोगों के इस तरह के सपने भी है भाई, हमारी भी मरीन फोर्स होगी तो लोग वो डी-डे तरह की लैंडिंग्स इमेजिन करते हैं कि तब हम लोग भी इस तरह की चीजें करेंगे। खैर, इस तरह की बातें एक तरफ रखते हुए रखवाले का ये एपिसोड हम कंक्लूड करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले एक सजेशन मैं आप दोनों से हमारे व्यूअर्स के लिए चाहता हूँ। बहुत लंबी और बहुत अजीबोगरीब बहस सोशल मीडिया पे हो गई है एक फिल्म को लेकर के। मैं उस कंट्रोवर्सी में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता हूँ। हमारा आइडिया ये है कि हम काम की बात पे फोकस रखते हैं। लेकिन जो लोग फिल्में पसंद करते हैं उन लोगों के लिए मैं चाहता हूं कि आप दोनों अपनी अपनी पसंद से एक या दो वॉर मूवीज बताएं कि अगर आप वॉर मूवीज पसंद करते हैं और आप फैक्चुअल करेक्टनेस पसंद करते हैं तो कौन सी एक या दो मूवीज होंगी, संदीप और शिव, जो हमारे व्यूअर्स देख सकते हैं जहां इस तरह की बहस की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक फिल्म का मेंशन करूंगा, और वो फिल्म संदीप ने ही रेकमेंड किया था बहुत सालों पहले मुझे। ये एक जर्मन सबमरीन फिल्म है जिसका नाम है डास बूट। ये एक स्ट्रिक्टली एक वॉर मूवी नहीं है, लेकिन कोल्ड वॉर के दौरान ये एक पिक्चर है और बहुत ही बढ़िया पिक्चर है। और नॉट कोल्ड वॉर, जस्ट आफ्टर द वॉर। और सेकंड वर्ल्ड वॉर, इट्स वर्ल्ड वॉर फिल्म। काफी लंबा पिक्चर भी है, 3 घंटे के ऊपर। संदीप ने ही रेकमेंड किया था। ठीक है, संदीप। मैं एक फिल्म रेकमेंड करना चाहता हूँ जिसको शशि कपूर ने प्रोड्यूस किया था और गोविंद निहलानी जी ने डायरेक्ट किया था। इंडियन एयरफोर्स के 75 गोल्डन जुबली में इस फिल्म का नाम है विजेता। और ये इंडियन एयरफोर्स पे सेट है और मुझे लगता है शायद ही दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक इंडियन फिल्म सेट इन अ मिलिट्री थिंग। जो बहुत सारे हम बहस करते हैं नॉर्मली कि देखिए ये यूनिफॉर्म गलत है या ये गलत है वो गलत है। ये फिल्म को देखने के बाद आपको लगेगा जैसे कि एयरफोर्स ने खुद बनाई हो ये पिक्चर। इस तरह की ऑथेंटिक उन्होंने ये किया है। इट्स एक्चुअली नॉट सो मच अ वॉर फिल्म, वॉर एक बैकड्रॉप है, बट इट्स एक्चुअली द जर्नी ऑफ अ यंग पायलट। और आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम जहां पे एक हीरो एक सिख का ये रोल प्ले करते हैं। ही इज अ सिख कैरेक्टर, जो शशि कपूर के बेटे हैं कुणाल कपूर, उनकी वन ऑफ हिज फर्स्ट फिल्म्स थी। ये तो बहुत ही एक बढ़िया फिल्म है। इट्स एक्चुअली द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सनालिटी ऑफ फाइटर पायलट, ऑफ अ यंग मैन हु देन बिकम्स अ फाइटर पायलट। और ये इट्स बीन शॉट इन ऑल द ऑथेंटिक लोकेशंस। इंडियन एयरफोर्स बेसिस में उन्होंने शूट किया।
कुछ हमारे वॉर हीरोज भी हैं इंडियन एयरफोर्स के जो अपीयर होते हैं इस पिक्चर में, उन्होंने कैमियोज किए हैं इसमें। विंग कमांडर नेब जो है 2 बार जो वीर चक्र मिला उनको, वो इस फिल्म में है। और बहुत ही ऑथेंटिक एक पिक्चर है। मैं आई थिंक हकीकत के बाद शायद ये सबसे बढ़िया इंडियन वॉर थीम्ड या मिलिट्री थीम पिक्चर है, जिसका नाम है विजेता। चलिए, आप विजेता भी देखिए, दासबूत या वो भी देखिए। एक मतलब डिसेंट सजेस्ट मेरा भी है। आप फैक्चुअल करेक्टनेस के हिसाब से जाएंगे तो आप प्रहार भी ट्राई कर सकते हैं। एटलीस्ट उसका फर्स्ट हाफ जो है, जब आप मिलिट्री ट्रेनिंग देख, जितना बेस के अंदर जो उसकी कहानी है, जितनी फोर्सेस के अंदर कहानी है, मिलिट्री ट्रेनिंग, मोटिवेशन, और किस तरह एक इंसान को पहले डिमोलिश करके और फिर उसको सीन है गढ़ा जाता है। प्लीज प्लीज शिव, क्या कह रहे थे आप? भी है प्रहार में, लीडो टैंक वाला। जनरल वीके सिंह है उसमें। अच्छा, वीके, मैं एक्चुअली वो बीच में आवाज कट जा रही थी। जनरल वीके सिंह, आप रिमाइंड कर सकते हैं कहाँ पे? मुझे याद नहीं है, बट लेकिन अगर आप गूगल करोगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है। उसमें एक सीन है जहां पर कमांडो एकेडमी में जो इंचार्ज है वो नाना पाटेकर को ब्रीफ करते हैं कि देखिए एक मिशन है, और ये लेफ्टिनेंट कर्नल वीके सिंह आपको बताएंगे इसके बारे में। अच्छा। तो खुद ही इज देयर इन नेम एंड इन कैरेक्टर आल्सो। सो इट्स अ वेरी स्मॉल रोल, बट इट्स एक 2 मिनट का ये रोल है, बट ही इज देयर इन दैट फ्रेम। मतलब वो प्रहार मुझे रियलिटी के सबसे करीब लगी है इन इंडियन मूवीज एटलीस्ट। और काफी ऑनेस्टली वो दिखाती है जिस तरह से चीजें फौज में होती हैं, और आप देख के समझ सकते हैं। मतलब बहुत लोगों के दिमाग में होता है कि यार इतने खड़ूस क्यों होते हैं, तो आप उसको अप्रिशिएट करना सीखते हैं जब आप वो फिल्म देखते हैं पहली। और अगर आप अंग्रेजी में फिल्में देखना पसंद करते हैं तो आप प्लाटून देख सकते हैं। वियतनाम वॉर पे बनी हुई फिल्म है, बहुत ही बढ़िया फिल्म, बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी वॉर मैसेज भी है, क्योंकि ये खूब हुआ, बहुत सेलिब्रेट कर लिया था यूएस ने, इवन वेस्ट ने बहुत, क्योंकि वो अपनी लड़ाइयों को जस्टिफाई करते करते जाते थे। लेकिन प्लाटून के साथ में ऐसा भी नहीं है। प्लस जो कंफ्यूजन वाली जो स्थिति क्रिएट होती है, एक फौजी को लगता कैसा है जब वो एक ऐसी जगह पे होता है जिसको वो जानता नहीं है, वो लोगों को जानता नहीं, उस जंगल को जानता नहीं, दुश्मन कभी सामने से आता नहीं, सिर्फ गोली आती है। बहुत अच्छे से आप प्लाटून में देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका, शिव आपका। आज थोड़ी बात फिल्मों की भी हो गई, और बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों का भी जो रखवाले देखते रहते हैं। रखवाले का पिछला एपिसोड हम लोग मिस कर गए थे, उसके लिए हम माफी चाहते हैं, और आइंदा हम इसको और रेगुलर रखने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।